नमस्कार, मेरा नाम है धीरज शर्मा और आप जुड़ चुके हैं आदर्श विद्यामंदिर के यूट्यूब चैनल से। आज मैं कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की किताब से कुछ टॉपिक आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र जो बुक या किताब है, सबसे पहले इतिहास में देखते हैं तो ये लिखी थी चाणक्य ने। इतिहास में सबसे पुरानी अर्थशास्त्र की जो किताब है वो चाणक्य ने लिखी थी। लेकिन उस वक्त जो अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र का अर्थ वहाँ पर था नीति शास्त्र, या हम ये कह सकते हैं कि राज व्यवस्था से संबंधित थी। और यहाँ पर अर्थ का मतलब था धरती या पृथ्वी। लेकिन हम जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें इस चीज का कोई भी मतलब उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स से संबंधित देखते हैं। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र यानी पैसों से संबंधित वस्तुओं को हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके किताब में जो भी विषय दिए गए हैं, जो पाठ दिए हैं, उनके महत्वपूर्ण पॉइंट को आज हम देखेंगे। केवल रिवीजन शुरू हो रहा है तो केवल उन पाठों के पॉइंट्स को देखेंगे और धीरे धीरे आगे जब भी चलेंगे तो उनके बारे में विस्तृत से वर्णन करें। पहला पॉइंट है विकास। विकास क्या है? विकास की एक परिभाषा हम कभी नहीं दे सकते, यानी विकास हर जगह पर अलग अलग तरीके से मापा जा सकता है। जैसे भारत में जो विकास है, किसी एक गरीब व्यक्ति के पास अगर गाड़ी आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि वो विकास की तरफ है। ऐसे दो तरह के देश होते हैं, एक विकासशील और एक विकसित। विकसित देश वो है जहाँ पर औसतन हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के पास अपने संसाधनों की पूर्ति है और उसकी जीडीपी अच्छी है, तो वो विकासशील विकसित है। विकसित देश ऐसा होगा जब ये विकासशील कैसा होगा जिसमें औसतन भी इतने लोग नहीं है जिनके पास अपने जीवन को जीने के लिए अच्छे संसाधन की उपयुक्तता है, ठीक है। इस तरह से हम विकास को समझ सकते हैं। इसके अलावा अब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक को देखेंगे। कितने क्षेत्रक है? क्षेत्रक यानी फैक्टर, कितने फैक्टर काम करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। एक तो है प्राथमिक, एक है द्वितीयक, एक है तृतीयक। एक चीज ध्यान रखना, पंचम क्षेत्रक भी है, चतुर्थ क्षेत्रक भी है, लेकिन कक्षा 10वीं में आपको इन क्षेत्रक के बारे में दिया गया है, इसलिए मैं इन्हें ही बताऊंगा। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक चीजें आती है, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कृषि, ठीक है। कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में संसाधन, वो संसाधन भूमि से प्राप्त सीधे संसाधनों का उपयोग कर अगर हम उद्योग करते हैं तो वो प्राथमिक संसाधन। द्वितीयक संसाधन में परिष्कृत करके किसी चीज को हम परिष्कृत करेंगे और उसको बाद में फैक्ट्री के द्वारा बेचेंगे, वो परिष्कृत संसाधन होगा। जैसे रबड़ प्राप्त हुआ प्राथमिक क्षेत्रक से, रबड़ से हमने कुछ चीज बना दी, उसको द्वितीय क्षेत्रक में रखा जाएगा। या फिर मक्की प्राप्त हुई, मक्की से हमने कोई चीज कुरकुरे बनाकर मार्केट में बेचे, द्वितीय क्षेत्रक में आएगा। तृतीय क्षेत्रक होता है सेवा क्षेत्रक। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए यानी सेवा करता है। जैसे विद्यालय में टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसे कई सारे लोग जो खुद के लिए कुछ नहीं करते, समाज में दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वो सेवा क्षेत्रक में आ जाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक भी है और पंचम क्षेत्रक भी है। उसमें बड़े पैमाने पर सेवाएं होती है, तो वो हमारे विद्यालय या फिर हमारे पाठ्यक्रम में नहीं, इसलिए उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अब एक पाठ है मुद्रा और साख, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मुद्रा और एक है, देखिए मुद्रा एंड साख के बारे में पता करने से पहले देख लेते हैं साख। जैसे मुद्रा का मतलब मुद्रण शब्द से लिया गया है ना, यानी छपना। जैसे पैसा छपा तो मुद्रा बना, मुद्रण शब्द से मुद्रा बना, ठीक है। तो मुद्रा का मतलब है किसी एक विशेष देश द्वारा या किसी एक विशेष सरकार या राज्य द्वारा संपादित या निष्कासित किए गए पैसों, या फिर ऐसा एक सिंबल जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि हाँ इतने, इसकी इतना कद है। जैसे 2000 रुपये है, 2000 रुपये का कद है कि वो 2000 रुपये जितने, ठीक है। तो उनकी इतनी मांग होना वो मुद्रा कहलाता है। शाख क्या होता है? शाख इसी तरह से ले सकते हैं। मुद्रा तो आप समझ गए, पैसे, ठीक है। पैसे कैसे भी हो सकते हैं, सिक्का हो सकता है, नोट हो सकता है, वो मुद्रा हो सकती है, क्यों मुद्रित हुए। शाख में क्या आएंगे? शाख यानी जैसे 2000 का नोट है, तो 2000 का नोट 2000 रुपये का काम करेगा, 20 रुपये का काम थोड़ी करेगा, ये उसकी शाख है। शाख गिरती कब है? जब इन पैसों की छापन जो है वो अधिक हो जाएगी या मार्केट में सबके पास उत्पन्न हो जाए, उपलब्ध हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में इसकी साख कम हो जाएगी। साख का मतलब हम देसी भाषा में या अपनी नॉर्मल भाषा में ले सकते हैं कि इज्जत। साख का मतलब इज्जत लेते हैं। जैसे इसका जो मूल्य है, इसका जो कद है, वो जब कम हो जाएगा तो हम कह देंगे कि उसकी साख गिर गई। साख गिरने के कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साख का मतलब होता है उस पैसे का कद या उस पैसे की मार्केट में जो वैल्यू होगी वो साख कहलाएगी, ठीक है। और मुद्रा का मतलब क्या होता है? मुद्रण, यानी छपे हुए नोट या सिक्के, मुद्रित हुई हुई चीजें मुद्रा कहलाएगी, ठीक है। इसके आगे वैश्वीकरण देखेंगे अपन। देखिए वैश्वीकरण का सीधा सा जो अभिप्राय लेते हैं ना, तो 1990 में शुरू हुआ। भारत जब आजाद हुआ तब भारतीय किससे आजाद हुए थे? इन यूरोपियों से, कंपनी से आजाद हुए 1857 के बाद में। विद्रोह के बाद में भारतीय सरकार, विद्रोह के बाद में इंग्लैंड ने कह दिया कि भाई अब सीधा कंपनी के पास में शासन नहीं रहेगा। शासन किसके पास रहेगा? एलानी के पास। भारत की आज़ादी के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जब गई तो 1947 में सभी लोग डरने लगे कि भाई अब हम किसी भी प्रकार से विश्व में किसी और देश से क्या नहीं करेंगे? व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाजमी था डरना। क्यों लाजमी था? क्योंकि हम लोगों ने पहले हम मुंह की खा चुके थे कंपनी वालों से संधि करके। लेकिन 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था और चरमरा गई। ऐसी स्थिति में हमने एलपीजी निकाला। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण यही है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन समझेंगे, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, लिबरलाइजेशन यानी मतलब हम किसी भी प्रकार देख, इसको पहले समझते हैं, वैश्वीकरण को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या विश्व में ये भारत है, भारत के दक्षिण से हम क्या करते हैं? बंदरगाहों से व्यापार करते थे। ये एक प्रकार का वैश्वीकरण था। फिर हमने ईआईसी कंपनी से संधि की और ईआईसी कंपनी भी इस तरह से करती थी, लेकिन भारत की आजादी के बाद में हमने इसको बंद कर दिया। वैश्वीकरण कहता है, ग्लोबलाइजेशन कहता है कि हम व्यापार करेंगे और देश के सामान को अन्य देशों पर भी बेचेंगे, यही वैश्वीकरण है, ठीक है। तो ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1990 के दशक में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई, उसको सुधारने के लिए हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े, ठीक है। इसमें से जी का मतलब वैश्वीकरण, जो आपके अध्याय में दिया गया, जो हमने समझाया। ये जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बार पूरी किताब के जो पॉइंट्स है वो सामने रख दूंगा, उसके बाद में आपको जो है इसके अंदर आगे से आगे जब भी होता रहेगा तब अपन रिविजन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो तो आज इतना ही है, और इसके अलावा एक पॉलिटी का वीडियो मैं डालूंगा इसके बाद में। क्यों डालूंगा? क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, उसको समझाने के लिए पॉलिटी से संबंधित वीडियो, तो उसे भी देखना। वीडियो को जरूर, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे मन से पढ़ते रहिए, ये अच्छा समय है आपके लिए, घर पे बैठे हो आप तो। और देखिए, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे से पढ़ लेता है वही आगे बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हार नहीं माननी और किसी भी प्रकार से निराशित होकर या कम पढ़ना, ऐसी चीज़ें न रखें। एग्ज़ाम भी होंगे, ज़रूर होंगे, और ये प्रतिशत आपको जीवन में आगे ले जाएंगे, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। धन्यवाद।